हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम आज हाजिर हैं आपके सामने ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक नया टॉपिक लेकर के जो हम आज एक्सप्लेन करेंगे, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप आजकल देख रहे होंगे कि एक सीईटी के बारे में, सीईटी बहुत चर्चा में है। क्या जानते हैं सीईटी क्यों चर्चा में है? तो आज हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे सीईटी के बारे में। सीईटी क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके क्या बेनिफिट होंगे, अगर नहीं होता तो क्या होता, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। वैसे इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम इसका विस्तृत अध्ययन यहाँ पर करेंगे कि किस तरीके से हमारा सीईटी आया और इसकी क्या ज़रूरत थी, आखिर ये क्यों हमें लाना पड़ा। आपने देखा होगा कि अभी ये चर्चा में रहा हुआ है कि अपने प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने अभी इनकी अध्यक्षता में अभी कैबिनेट मंत्रिमंडल ने एक मंजूरी दिया हुआ है एनआरए के लिए, एनआरए को गठित करने के लिए। तो एनआरए क्या है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनआरए क्या है। देखिए, एनआरए है आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। देखो, अभी तक क्या होता था कि कोई हमें गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कुछ प्रक्रिया हुआ करती थी। हम पहले वो जान लेते हैं कि हम लोग अभी तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं करते थे, किस तरीके से हम अपना गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए अपना सारा प्रोसेस करते थे। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता था, देखिए अभी तक क्या होता था, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक देखिए, कोई भी वैकेंसी आती थी तो सबसे पहला काम क्या होता था कि नोटिफिकेशन आता था। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता था, मतलब जिसे आप कहते हैं विज्ञप्ति। पहला काम ये होता था, विज्ञप्ति आती थी। विज्ञप्ति के बाद में हम पूरा इसका डिटेल पढ़ लेते थे कि कौन सी वैकेंसी है, किसने इस वैकेंसी को निकाला हुआ है, और इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से विज्ञप्ति के माध्यम से जान लेते थे। इसके बाद में दूसरी चीज़ ये आती थी कि जब विज्ञप्ति हम लोग पढ़ लेते थे तो इसका हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे। रजिस्ट्रेशन कराते थे। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि हम अपना फॉर्म भरते थे। फॉर्म भरना ये हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी होता था, ऑनलाइन इस समय होता था। हम रजिस्ट्रेशन कराते थे। रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, पता, अपनी क्वालिफिकेशन, अपने एक्सपीरियंसेस, सारी चीज़ें यहाँ पर देते थे। तीसरा काम क्या होता था स्टूडेंट का कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें फी सबमिट करनी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था, हमें फी सबमिट करनी पड़ती थी, अपनी फीस सबमिट करनी पड़ती थी। अब देखिए, चौथा काम क्या होता था, जब इतना हमारा काम हो जाता था, ये तीनों काम हमारे हो जाते थे, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉर्म भर जाता था। अब हम देखते थे कि अब हम जो स्टूडेंट होते थे वो अपना एग्जाम की तैयारी करते थे। तो एग्जाम की तैयारी कैसे करते थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। कैसे करते थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग करते थे। जो सिलेबस होता था, अलग अलग एग्जाम का अलग अलग सिलेबस होता था, हम वैसे पढ़ाई करते थे और अपनी प्रिपरेशन करते थे और अपना एग्जाम देते थे। फिर अगला हमारा स्टेप होता था इसका एग्जाम देना। अभी देखिए, यहीं से प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। एग्जाम देते थे, एग्जाम के लिए हमारे सेंटर डिसाइडेड होते थे, वो हमारे शहर में होते थे या फिर आउट ऑफ सिटी होते थे, दूसरे शहर में होते थे। यहाँ जाकर के हम अपना एग्जाम देते थे। एग्जाम देने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता था स्टूडेंट का, ये होता था कि हम अपने रिजल्ट का इंतजार करते थे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के तहत कई सारी प्रॉब्लम आती थी। क्या प्रॉब्लम आती थी कि देखिए, जो लोग शहर में रह रहे हैं, शहर में रहने वाले लोगों के लिए और जिनके पास पैसा है, उन लोगों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अपना बार बार आकर के एग्जाम भी दे सकते हैं आने जाने में, और इसके बाद में एग्जाम भी अपना दे सकते हैं, और एग्जाम के साथ साथ अपना एग्जाम भी देते थे, और एग्जाम के साथ साथ अपना पूरा अच्छे से अपनी पूरी प्रिपरेशन करके एग्जाम देके अपने रिजल्ट का इंतजार करते थे। उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। मेन प्रॉब्लम किसको होती थी, जो गांव में लोग रहते हैं।
गाँव में जो लोग रहते हैं वो बार बार अपना एग्ज़ाम देने के लिए इतना खर्चा वहन नहीं कर पाते, या फिर जितने भी हमारे दूसरे और जो बोर्ड हैं जो भर्तियां निकालते हैं, तो वो हमारे बोर्ड जो हैं जो भर्तियां निकालते हैं वो बार बार हमें फी सबमिट करनी पड़ती है, तो उनके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो जो पुअर पर्सन होते हैं वो बार बार अपना फॉर्म भी फिल नहीं कर पाते थे। तीसरा ये होता है, एक और प्रॉब्लम होती थी कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल मतलब सिटी वाली फीमेल तो तब भी ठीक है, जो गांव में दूर दराज लड़कियां रहती हैं वो एग्जाम देने नहीं जा पाती थी, क्योंकि अपने यहाँ तो समझते हैं यहाँ पितृसत्तात्मक समाज में आज भी थोड़ा सा लड़कियों को पीछे रखा गया है। तो बार बार उन्हें फॉर्म भरना, बार बार शहर जाकर पेपर देना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल की बात होती थी। तो ये प्रॉब्लम दिनों दिन फेस हो रही थी। अच्छा, होता क्या है कि ये अगर आप देखेंगे, अगर आप कार्मिक मंत्रालय की एक रिपोर्ट देखेंगे तो उस रिपोर्ट के हिसाब से होता क्या है कि हर साल लगभग कितनी विज्ञप्ति आती है, 1.2 लाख इतनी विज्ञप्ति हर साल आती है। और फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट कितने होते हैं, ये लगभग 2.5 से लेकर के 3 लाख तक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जो यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो इतने लोग यहाँ पर फॉर्म भरते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम को देखते हुए क्या किया गया कि एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ने क्या किया, सीईटी का गठन किया। सीईटी का काम क्या होगा, अभी तक देखिए जैसे कोई स्टूडेंट होता था, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो उसको ये डिसाइड करना पड़ता था कि आप एसएससी का एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आप बैंक की तैयारी करने जा रहे हैं। बैंक के तो सारे एग्जाम जो प्री एग्जाम होते हैं ये आईबीपीएस के थ्रू होते हैं आपके, आप जानते ही होंगे आईबीपीएस के थ्रू, आईबीपीएस। या फिर आप यहाँ पर तीसरा होता है कि रेलवे, रेलवे। तो इनमें से कोई स्टूडेंट एसएससी की तैयारी करता है, कोई बैंक की तैयारी करता है, कोई रेलवे की तैयारी करता है। तो अलग अलग तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ती थी। फिर अलग अलग ये भर्ती बोर्ड होते थे, फॉर्म निकालते थे, हर बार हमें वही पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती थी, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। ये अलग अलग प्रक्रियाएं, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता था स्टूडेंट के लिए, बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए अब क्या किया गया, एनआरए का जो गठन किया गया। एनआरए का काम क्या होगा, एनआरए का काम ये होगा, देखिए एनआरए क्या करेगा, इन तीनों को, एनआरए ने क्या किया, इन तीनों को एक साथ कर दिया। मतलब इन तीनों एग्जाम का एक साथ एग्जाम करवाएगा, एक बार में एग्जाम करवाएगा। वो किसके मीडियम से कराएगा, वो कराएगा आपका सीईटी के मीडियम से। इस सीईटी का मतलब क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा। अब देखिए कैसे कराएगा। इन तीनों के स्टेज क्या होते हैं, एग्जाम के स्टेज होते हैं कि पहले आपको फर्स्ट स्टेज क्रॉस करना होता है, फिर आपको सेकेंड स्टेज क्रॉस करना होता है। कुछ भर्तियों में आपका प्रथम स्टेज और द्वितीय स्टेज ही होता है, लेकिन कुछ में आपका इंटरव्यू भी होता है। तो जिनमें 3 स्टेज होते हैं वो अपने तीनों स्टेज को क्लियर करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका जो सीईटी के माध्यम से होगा। देखिए हम अब की बात कर लेते हैं कि अब क्या होगा आपका। देखिए अब देखिए क्या होगा। अब आपका ये आपका एसएससी हुआ प्लस बैंक मीन्स आईबीपीएस और प्लस हुआ आपका यहाँ पर रेलवे। ये तीनों बोर्ड जो आपके एग्जाम कराते थे, अब वो कौन करेगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा आपका एनआरए के थ्रू। ठीक है, एनआरए करवाएगा। तो इसमें अब क्या होगा कि जो आपका एग्जाम होगा इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, इसके 3 स्टेज होंगे। वो कौन कौन से स्टेज होंगे हम देख लेते हैं। 3 स्टेज होंगे इसके। एक होगा आपका 10th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड। दूसरा आपका होगा 12th स्टैंडर्ड। तीसरा होगा आपका, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है।
ग्रेजुएशन लेवल का मतलब हो गया जैसे आप एसएससी सीजीएल वगैरह देते हैं तो ये ग्रेजुएशन लेवल का हो गया, ये आपका थर्ड स्टेज का हो गया। तो अब आपको आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। जैसे एमटीएस वगैरह का एग्जाम होता है तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका 10th स्टैंडर्ड के अंतर्गत। जो क्लरिकल लेवल के कुछ एग्जाम होते हैं वो आपको 12th स्टैंडर्ड के अंतर्गत आ जाएंगे। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होता है जैसे एसएससी सीजीएल वगैरह का हो गया, ये उनके लिए आता है। अच्छा इसमें लिया किसको किसको गया है, इसमें ग्रुप बी एंड ग्रुप सी कि जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी होती है उनको लिया गया है, उनको इस परीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। अब देखिए आपका जो आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है, टीयर 1 का जो एग्जाम होता है वो अब आपको अलग अलग जा करके नहीं भरना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक बार ही अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक बार आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा और एक बार ही आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो आपका जो वित्तीय जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती थी वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपकी यहाँ से कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें वो लोग भी आ पाएंगे जो हमारे जो गांव के लोग हैं या जो पुअर कैंडिडेट हैं जिनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो लोग भी आ पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। अब देखिए एक बार हमने रजिस्ट्रेशन कराया, कैसे कराएंगे इसका देख लेते हैं हम फिर से। देखिए क्या होगा, हम 1 टाइम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, रजिस्ट्रेशन कराने से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ये आपका साइट पे आपका जितना भी डाटा होगा वो सारा डाटा यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। जब आप दोबारा कभी कुछ चेंजेस करेंगे, आप अपने आप में अपडेट करेंगे, इसमें चेंज करना चाहेंगे तो वो ऑनलाइन आपका अपडेट हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि इसमें जो फी आपका सबमिट होगा फॉर द प्रीलिम्स, किसके लिए, प्रीलिम्स के लिए, मतलब टीयर 1 के लिए जो आपकी फी होगी वो आपकी एक बार ही भरी जाएगी। ये आपने कर दिया यहाँ पर। और इसके बाद इन सब का एग्जाम एक साथ हो जाएगा। तीनों का एग्जाम कैसे हो जाएगा, एक साथ हो जाएगा। और एग्जाम होने के बाद, तीनों का एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद आपको एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद आपको यहाँ से एक स्कोर कार्ड मिल जाएगा, स्कोर कार्ड। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि टीयर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको बार बार फॉर्म भरने जाने की जरूरत नहीं है, बार बार हर वैकेंसी के लिए अलग अलग आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, एक बार आपको स्कोर कार्ड मिल गया। अब देखिए अभी इसका जो सिलेबस है वो इसका सिलेबस अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इसका जो भी सिलेबस होगा उसका एक मानक होगा, उस मानक के तहत होगा ताकि वो आपका तीनों एग्जाम को ले सके। तीनों एग्जाम के जो ये तीनों बोर्ड को मिला करके जो भी आपका एक मानक बनेगा उस मानक के हिसाब से आपका इसका सिलेबस हो जाएगा। अब देखिए इसके सिलेबस में आता क्या क्या है, हम ये देख लेते हैं। कॉमन सिलेबस, देखिए वैसे कॉमन सिलेबस अगर हम देखेंगे तो इसमें आता है आपका मैथ्स, दूसरा होगा आपका रीजनिंग, तीसरा होगा आपका जीएस और चौथा होगा आपका यहाँ पर इंग्लिश। इस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं। तो आपको इन जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर ये आ जाता है कि इससे आपको 50 क्वेश्चन दे दिए गए, इससे आपको 50 क्वेश्चन दे दिए गए और इससे आपको 50 क्वेश्चन दे दिए गए और इससे भी आपको 50 क्वेश्चन, या फिर आपके 50-50 नंबर के सारे क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये आपका कितना हुआ, टोटल हो गया आपका, मान लीजिए कि आपका 200 मार्क्स का टोटल हो गया था। ठीक है, आप एग्जाम दे करके आए, आपने यहाँ से ऑब्टेन किया 150 मार्क्स। कितने मार्क्स ऑब्टेन किया आपने यहाँ से 150 मार्क्स ऑब्टेन कर लिए। अब देखिए आपको एक कार्ड इश्यू हो गया, 150 मार्क्स का कार्ड इश्यू हो गया, ये वैलिड रहेगा आपका कार्ड। कहाँ तक इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी, ये वैलिड रहेगा आपका 3 ईयर के लिए, ये 3 साल के लिए आपका वैलिड रहेगा। अब
अब देखिए ऐसा नहीं है कि एक बार आपने फॉर्म भर दिया था, आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम आप देने के बाद एक कार्ड आपको मिल गया और ये 3 साल तक आप लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके यहाँ पर जो आपका स्कोर कार्ड है उसमें से स्कोर अगर आपके कम आए हैं, आप ये चाहते हैं कि आप अपने स्कोर बढ़ा लें, तो स्कोर बढ़ाने के लिए आप इस एग्ज़ाम को दोबारा दे सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम कब कब ऑर्गेनाइज होगा? तो ये एग्ज़ाम आपका हर 6 महीने में होगा। कब कब होगा? 6 महीने में। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका 1 साल में 2 बार एग्जाम होगा। ठीक है। अब देखिए ये भी नहीं होगा कि अगर आप सपोज दैट आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना था, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे करके आप 12th लेवल या फिर एमटीएस वगैरह का एग्जाम नहीं दे सकते हैं टीयर 2। आपको क्या करना होगा? तीनों के लिए अलग अलग देना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब इसमें आपको तीनों स्टेज के हिसाब से देना पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए 1 महीने 1 साल में आप 2 बार दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपने यहाँ पर आपने एक बार दिया और आपका ऑब्टेन हुआ मार्क्स यहाँ पर 150। अब देखिए 150 मार्क्स का आपके पास कार्ड हो गया। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसको दोबारा दीजिए, नहीं बढ़ाना चाहते तो इतना कार्ड अपना रख लीजिए। और इसके बाद में अब क्या होगा? एसएससी, बैंक, रेलवे, ये जो भर्ती बोर्ड है ये खत्म नहीं हुए, समाप्त नहीं हुए, ये अभी बने हुए हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है फाइनल सिलेक्शन कराना। देखिए आपने टीयर 1 आपका कंप्लीट हो गया, सभी का यहाँ से टीयर 1 कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना होगा? ये जो हमारा एसएससी था या फिर आपका बैंक था या फिर आपका कोई दूसरा था रेलवे, अभी फिलहाल 3 को ही शामिल किया गया है इसमें, रेलवे था आपका, इन तीनों ने आपकी वैकेंसी निकाली। अब ये जो वैकेंसी निकालेंगे तो ये क्या कहेंगे कि ऐसे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं जिनके पास स्कोर कार्ड है, और स्कोर कार्ड में उनकी मार्किंग सब अपना अपना अलग अलग देंगे। जैसे सपोज दैट एसएससी ने कहा कि हमारे पास वो स्टूडेंट आ सकते हैं जिनका स्कोर कार्ड में मार्क्स कितना है? 150। बैंक ने कहा कि हमें वो स्टूडेंट चाहिए जिनके पास स्कोर कार्ड में स्कोर है उनका 170, और रेलवे ने कहा कि हम उन स्टूडेंट को ले लेंगे जिनके स्कोर कार्ड में मार्क्स है 140। तो देखिए जो स्टूडेंट यहाँ पर 150 मार्क्स ऑब्टेन किया था वो सिर्फ किसका टीयर 2 दे पाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ एसएससी का दे पाएगा, एसएससी और रेलवे का दे पाएगा, वो बैंक के लिए एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन जिसने 170 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो एसएससी का भी टीयर 2 देगा और आपका बैंक का भी देगा और आपका रेलवे का भी देगा। तो देखिए ये चाहेगा तो दोबारा अपना स्कोर बढ़ाता रहेगा, दोबारा एग्जाम देता रहेगा, और ये चाहेगा तो अपना एक बार दे दिया है, अब आगे की अपनी प्रिपरेशन तैयारी करेगा अपनी, कि जो टीयर 2 की या फिर अपने फाइनल की तैयारी करेगा। और देखिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा, अब बात ये आती है कि फाइनल सिलेक्शन कौन कराएगा? तो फाइनल सिलेक्शन कराने के लिए आपकी यही जो भर्ती बोर्ड है एसएससी, बैंक, रेलवे, यही आपके फाइनल सिलेक्शन कराएंगे। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने जितना भी आपको बताया है ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, हम ये बात कर लेते हैं। आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कराया था, बार बार आप रजिस्ट्रेशन के झंझट से मुक्त हो गए। दूसरा है आपका कि आपको बार बार जो फी सबमिट करनी पड़ रही थी, बार बार जो आपको फी सबमिट करनी पड़ रही थी उससे भी आप बच गए। आपको हर बार फॉर्म भरना, हर बार फी प्री के लिए सबमिट करना, ये नहीं होगा आपका। टीयर 1 यहाँ से कंप्लीट रहेगा आपका। इसके बाद में जो आपका आएगा थर्ड में क्या होगा आपका कि यहाँ से एग्जाम देने की बड़ी दिक्कत होती थी कि स्टूडेंट के लिए वो एग्जाम देने जाने के लिए इस शहर में जाना, फिर उसको आउट ऑफ दूसरे शहर में जाना, आउट ऑफ सिटी जाना, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम होती थी। तो इसके लिए क्या किया है एनआरए ने, क्या किया है कि हर जिले में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में आपका एक केंद्र बनाया जाएगा और वहीं पर आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही आपका हो जाएगा, तो भीड़ भाड़ और कम हो जाएगी, जो अननेसेसरी क्राउड इकट्ठा होता था वो कम हो जाएगा। दूसरा एक और बहुत प्रॉब्लम आती थी, पिछले साल आपने देखा होगा
कि क्या होता है कि हम कभी कभी 2-3 एग्जाम के लिए हम फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद होता ये है कि 2-3 एग्जाम की डेट एक ही दिन पड़ जाती है, मतलब जो डेट का क्रैश होता था आपका, डेट आपकी क्लैश हो जाती थी। इसके कारण से हमने फॉर्म भरा, पूरी मेहनत करी, पूरा पैसा दिया, लेकिन एग्जाम हम एक ही दे पाते थे। तो उस प्रॉब्लम से भी हम बचेंगे, हमारा जो डेट क्लैश होता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ही एग्जाम देना है। और इसके बेनिफिट क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट और ये हो सकते हैं कि हमारा एक माइंड, सबसे बड़ी बात ये होती है कि एग्जाम देने के लिए जितना हमें पढ़ना जरूरी है, अपना माइंड सेटअप करना उतना जरूरी, तो हमारा यहाँ पर माइंड सेटअप भी बहुत अच्छे से रहेगा कि हमें ये एग्जाम देना है, यही एग्जाम देना है और अपने इस निर्धारित तिथि पर देना है, और उसके बाद हमें अपने आगे की प्रिपरेशन करनी है। ये तो थी स्टूडेंट की बात कि ये स्टूडेंट को बेनिफिट होगा। लेकिन अब देखते हैं कि ये जो हमारे संस्थान थे इनको क्या फायदा होगा। ये जो हमारे बोर्ड थे जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, इनको भी तो कोई ना कोई फायदा होगा, दोनों को फायदा है इससे। दोनों को फायदा क्या है? देखिए, जैसे पहला काम इनका क्या होता था? विज्ञप्ति को निकालना, नोटिफिकेशन देना। इन्होंने विज्ञप्ति निकाली, विज्ञप्ति निकालने के बाद में फी का पूरा कलेक्शन, जो फी कलेक्शन होता था पूरा, उसका पूरा सब, ठीक है, फी कलेक्शन आने के बाद पूरा फॉर्म की चेकिंग, सारा ये हुआ। इसके बाद में आपका आया तीसरा कि सभी स्टूडेंट के लिए एग्जाम सेंटर को अलॉट करना, एग्जाम सेंटर को अलॉट करना, एक काम ये आता था। इसके बाद में और ये होता था कि एग्जाम सेंटर अलॉट करते थे। अब देखिए, इसमें भी कई सारी चीजें हो जाती थी कि उनके लिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और जो एग्जाम होता था वहाँ पर बहुत सारे लोगों को एग्जाम देने के लिए, एग्जाम के लिए जो व्यवस्थित, मतलब और सारे टीचर्स की व्यवस्था करना, या टीचर्स की व्यवस्था करना जो इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करा सके, उन लोगों की व्यवस्था करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर टॉपिक रहता था। तो इतने सारे प्रॉब्लम उनको भी आते थे कि बार बार हर एग्जाम में हर सेंटर आपका अलॉट कराना और उनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करना और ये पूरा चेकिंग करना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम रहती थी। तो अब क्या होगा, इन सारी प्रॉब्लम से हमें निजात मिल जाएगी और हमें क्या करना होगा, सिर्फ एक बार हम टीयर 1 के लिए करेंगे, टीयर 1 के लिए ये पूरा प्रोसेस करेंगे। तो अब आपको आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियरी है। एक चीज़ और, इनके भी पैसे की बचत होगी अगर ये संस्थाएं, जैसे कि ये जो आपके भर्ती बोर्ड, एसएससी, बैंक, रेलवे, अगर ये इस तरीके से एग्जाम कराएंगे तो इनके भी बहुत सारे जो वित्तीय खर्च होते हैं उस वित्तीय खर्च में भी कमी आएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ से शॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्लियर हो गया होगा अब आपको कि ये क्यों लाया गया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये क्यों लाया गया, इसके क्या बेनिफिट हैं, और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसमें क्या क्या हमारे बेनिफिट हो सकते हैं। क्लियर हो गया ना आप लोगों को? तो चलिए ठीक है, अब तो ये रहा आपका एक टॉपिक। कल हम लोग फिर से उपस्थित होते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, जिसके बारे में जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट हम क्लियर करेंगे, आके एक नया टॉपिक लेकर के आपके पास आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इसी तरीके से अपना सहयोग देते रहिए, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।